बदला ले रहे हैं, आदित्य ने अपने भाई आकाश के जान में कहा। तो आकाश ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ बिल्कुल सही है। वहीं ब्रिजेश जी, संग्राम जी और चंद्रिका जी नियति को देख रहे थे। चंद्रिका जी को बहुत बुरा लग रहा था, आखिर इन लोगों ने इस बच्ची के साथ कितना गलत किया होगा जो ये बच्ची इतनी नफरत कर रही है इन सब से। वहीं बाकी सब हैरान थे, खास करके करुणा जी और झरना जी। उन्हें लगा नहीं था कि जय भी बिल्कुल अपनी इस बहन नियति की तरह होगा। सरिता जी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेरे बेटे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है झरना भाभी। अगर वो अपनी छोटी बहन का साथ देता है तो ये उसकी मर्जी है। वैसे भी मैंने उसे काफी रोक लिया है, मेरा बेटा ऑलरेडी गुस्सा है। अब मैंने सोच लिया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बात सुनकर नियति की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसे अच्छे से पता था कि ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है। वहीं झरना जी तो हैरान थी, ये सरिता को क्या हो गया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। क्या सरिता को इस वक्त अपने बेटे को फटकार नहीं लगाना चाहिए, तो उसने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। तभी विपुल जी भी सख्त भाव से बोले, झरना आप भले ही मेरे छोटे भाई की बीवी हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पर आपको ये नहीं कहना चाहिए कि रूही मेरा और रीना की बेटी है इसलिए मेरा ज्यादा प्यार उसे ही मिलना चाहिए। नियति भी मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी के साथ ऑलरेडी बहुत गलत कर दिया है, इतना कि अब वो मुझसे नफरत करती है। मुझे अपनी दोनों बेटी को समान प्यार देना चाहिए था, रूही का ज्यादा प्यार पाने का कोई हक नहीं है। नियति उससे छोटी है इसलिए रूही से ज्यादा प्यार नियति डिजर्व करती थी, जो हम में से किसी ने नहीं दिया, इसलिए मुझे लगता है आप ये बातें याद रखेगी और दोबारा ऐसी बात नहीं बोलेगी। विपुल जी की बातें सुनकर सीखा जी को आज थोड़ा अच्छा लगा, वरना झरना जी जब भी आती थी यही कहती थी कि विपुल जी सिर्फ रीना से प्यार करते हैं, जिस वजह से सीखा जी हमेशा थोड़ी दुखी हो जाती थी। क्योंकि विपुल जी रीना को कितना प्यार करते थे ये तो सीखा जी को भी पता था, पर अब तो विपुल जी उनसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो वो कैसे प्यार को कंपेयर कर सकती थी। अमृत और अर्जित ने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा आज। वहीं करुणा जी, झरना, काश्यपी सब हैरान थे, ये इस फैमिली को हो क्या गया है। पहले तो ये लोग नियति को जरा सा भी पसंद नहीं करते थे, फिर अब ये कैसे सब बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे अब इनके मन में रूही के लिए अंधा प्यार खत्म हो गया है। वहीं रूही की आंखों में नमी आ गया और गुस्से और नफरत भर गई। क्यों नियति को क्यों सबका प्यार मिलना चाहिए, और उसके डैड ने ये क्यों कहा कि नियति उससे ज्यादा सबकी प्यार डिजर्व करती है। क्या उसके डैड के मन में वो नियति से भी नीचे है। तभी राजीव जी ने झरना की हाथ को नीचे से दबा दिया और बोले, झरना भाई सही कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नियति भी हमारे ही घर की बच्ची है, तो फिर रूही को क्यों ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। झरना जी कुछ बोलना तो चाहती थी, पर राजीव की वार्निंग भरी नजरें देखकर वो चुप हो गई। वहीं शंभूनाथ जी इस छोटी सी लड़की की ऑडेसिटी और मुस्कान, उसकी तीखी जुबान को देखकर हैरान थे। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे ये लड़की कोई सिंपल लड़की नहीं है। विश्वनाथ जी और पार्वती जी भी सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ बोलने का मन नहीं था। उनकी पोती सब कुछ संभाल सकती थी। नियति डेविल स्माइल करके बोली, सुन लिया ना बूढ़ी औरत। और तुम डायन वेस, तुम तो बूढ़ी हो गई हो, फिर बूढ़ी कहने से क्या प्रॉब्लम हो रही है। और क्या कहा कि हॉस्टल में ही ठीक है। बाय द वे ये मेरे दादाजी का घर है, मुझे यहाँ कब आना है, कितने वक्त के लिए आना है, कब तक रहना है, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। और मैं आपकी सम्मान करूं इतनी भी आपकी औकात नहीं है। मैं सिर्फ उनकी ही सम्मान करती हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, और आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मुझसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करें। और आप तो मेरी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। मैंने आपसे भी बड़े बड़े लोगों को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया है, तो आप कौन है। मैं उम्र नहीं देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट पाने की काबिल है या नहीं। और क्या कहा आपने, मेरी सोच छोटी है और आपकी रूही मेरी वजह से रो रही है और मैं अपसगुनी हूँ। फिर नियति हंसते हुए बोली, ये तो आज का सबसे बड़ा जोक है। आपकी रूही को अपनी माँ को ही पैदा होते ही खा गई। क्या ये सगुन के थाल से आई थी और मैं इससे नफरत करती हूँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है। फिर रूही और बाकी सब की तरफ देखकर बोली, क्या मैंने आप सबसे कभी अपनी नफरत और घिन को छुपाया है। उसकी बात सुनकर सब चुप थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। नियति कंधे उचकाते हुए बोली, देखा, इन सबको भी पता है कि मैं रूही और इन सब से कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ, तो इसमें आपकी डिक्लेरेशन की कोई जरूरत तो नहीं थी। अगर वो सब मेरी वजह से रोए तब तो मुझे और भी खुशी होगी, है ना।
कहते कहते नियति की आंखें ठंडी हो गई, एक जानलेवा ऑरा पूरे लिविंग हॉल में फैल गया। उसने करुणा जी और झरना जी को तीखी नजरों से घूर कर देखा। करुणा जी और झरना जी की तो हालत खराब हो गई थी। इस लड़की की नजरें देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो उन्हें अभी मार डालेगी। दोनों ने खुद को संभाला और करुणा जी बोली, तुम बस 17 साल की हो फिर भी ऐसी क्यों हो? क्या तुम्हें थोड़ी मैनर्स नहीं सीखनी चाहिए? और हमारे पास तुमसे रिस्पेक्ट पाने की औकात नहीं है। तुम छोटी सी जिद्दी लड़की, तुम खुद को कहीं इस घर की और बिजनेस की हायर तो नहीं समझने लगी हो? तभी एक हंसने की आवाज आई। सबसे सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से जय पूरे काले कपड़े में लिपटा नीचे आ रहा था। उसने एक ब्लैक जीन्स ब्लैक हुडी पहना हुआ था, उसका शूज भी ब्लैक था। वो नीचे आकर नियति के पास बैठ गया और बोला, मेरी बहन ऑलरेडी कई सारी बिजनेस अपने दम पर चला रही है और इतना ही किसी को उसके सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी है। उसे हायर बनने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप सच में मेरी बहन की रिस्पेक्ट पाने की काबिल नहीं है। उसकी बात सुनकर करुणा जी को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब अब ये बच्चा भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये नियति बिजनेस चलाती है, क्या सबने इसे ऑलरेडी शेखावत बिजनेस में शामिल कर लिया है? सबकी हैरानी, इसे रख लो। वो नीचे आकर नियति के पास बैठ गया और बोला, मेरी बहन ऑलरेडी कई सारी बिजनेस अपने दम पर चला रही है और इतना ही किसी को उसके सामने झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी है। उसे हायर बनने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप सच में मेरी बहन की रिस्पेक्ट पाने की काबिल नहीं है। ऊ की बात सुनकर करुणा जी को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब अब ये बच्चा भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? ये नियति बिजनेस चलाती है, क्या सबने इसे ऑलरेडी शेखावत बिजनेस में शामिल कर लिया है? अब आगे इतना कहकर करुणा जी ने सबको देखा। उन्हें लग रहा था नियति अभी उनकी फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें तो कभी कभी ईर्ष्या होती थी कि शुरू में विश्वनाथ जी और उनके पति दोनों के पास बराबर का बिजनेस था। दोनों की टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू सेम थी। पर धीरे धीरे विश्वम्भर जी ने अपने कंपनी को इंडिया की टॉप 5 कंपनी में खड़ा कर दिया। आज इंडिया में क्या बाहर भी कंपनी शेखावत इंडस्ट्री से पंगा नहीं लेते हैं और उनकी कंपनी इंडिया की टॉप 10 में अभी अभी पहुंचा है। और अब इस छोटी सी लड़की नियति को सच में सबने बिजनेस में इंटरफियर करने दिया। उन्होंने प्लान किया था कि रूही के जरिए वो कुछ लाभ उठा सकते थे, पर नियति जितनी उनकी बेइज्जती कर रही थी, उसके ऑफिस में होते हुए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वो कहते भी क्या, वो क्या नियति को फैमिली बिजनेस में शामिल करेंगे? नियति की काबिलियत के हिसाब से नियति को भला उनकी क्यों ही जरूरत होगी? तभी जय हंसते हुए बोला, और ये आपको किसने कह दिया कि मेरी लिटिल सिस्टर फैमिली बिजनेस में शामिल हो गई है? शायद आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है। मैंने कहा मेरी बहन ऑलरेडी अपने दम पर बिजनेस चला रही है। क्या आपने वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम सुना है? वो कंपनी मेरी बहन की ही है। और एक इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जब मेरी बहन की कंपनी एशिया की टॉप कंपनी में आ सकती है तो आप उसकी रिस्पेक्ट कैसे डिजर्व करती हो? जबकि आप जब से आए हो तब से बस मेरी बहन को सुनाने की मौका ढूंढ रहे हो। आपको क्या लगता है अगर मेरी बहन चाहे उसे आपको बर्बाद करने में कितना सेकंड लग सकता है? 1 2 3 4 या 5 या 10 कितने मिनट लगेंगे? मेरे हिसाब से उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा उसे आपकी कंपनी को बर्बाद करके आपको रोड पर लाने में, है ना? लिटिल सिस्टर कितनी मिनट लगेंगे? क्या मैंने सही गैस किया? जय ने नियति को देखते हुए पूछा। तो नियति ने बिना भाव के 2 उंगली दिखा दिया। तो जय बोला, क्या 20 मिनट? नियति सिर हिलाकर बोली, 2 मिनट। ये बस एक छोटी सी कंपनी ही तो है, इसे साफ करने में भला इतना देर क्यों लगेगा? उन दोनों भाई बहन की बात सुनकर इस बार आदित्य और आकाश खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। संग्राम जी और चंद्रिका जी ने भी अपने मुंह पर हाथ रख दिया। इन भाई बहनों की नौटंकी देखकर सबको हंसी आ रही थी। ब्रिजेश जी अपनी हंसी रोकते हुए कौशल्या जी के कान में बोले, देखो बीबी, नियति बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या तुम भी जब नियति की उम्र में थी ऐसे ही सबकी बेइज्जती नहीं करती थी? देखो हमारा बच्चा तो तुम पर नहीं गया, पर तुम्हारी पोती नियति जरूर तुम पर चली गई है। उनकी बात इनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, तो क्या हुआ अगर मेरी छोटी पोती मेरे ऊपर गई है तो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, ये तो अच्छी बात है। ब्रिजेश जी सिर हिला कर बोले। वहीं करुणा जी, उनके पति राजीव जी, झरना जी, करण और काशवी सब हैरान थे। करुणा जी चौंकते हुए बोले, क्या कहा तुमने? ये लड़की वर्ल्ड वाइड कंपनी की ओनर है? ये कैसे हो सकता है? वो तो एक इंटरनेशनल कंपनी है
और ये नियति बस 17 साल की बच्ची है, क्या तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये बच्ची इतनी बड़ी कंपनी चलाती है, कंपनी कोई खेलने खाने की चीज है क्या? किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि जय सच कह रहा होगा। काशबी को भी भरोसा नहीं था, नियति उससे कितनी छोटी थी, अगर वो इतनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकती है तो फिर वो क्या है? सब उन्हें क्या कहेंगे, बेकार इंसान जो आपने घर के पैसों से ऐश कर रही है। उनकी बात सुनकर जैकी मुंह बनाकर बोला, उसमें मूर्ख बनाने वाली क्या बात है? आप तो सच में मूर्ख ही हो, क्या आपको खुद को नहीं पता? तभी नियति हंसते हुए बोली, भाई ऐसे ही बोलिए, आप जितना अच्छा बोलेंगे मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। याद है मैंने आपको उस बेस्ट कार के बारे में वादा किया था। नियति की बात सुनकर जय की आंखें चमक गई, वो बोला, ठीक है लिटिल सिस्टर, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब उन दोनों भाई बहन को खुसुर फुसुर करते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनकी बातें तो सिर्फ उनके पास की सोफे पर बैठे शेखावत फैमिली और दादाजी दादी माँ को ही सुनाई दे रही थी। अमृत और अर्जित ने एक दूसरे को देखा, ये लड़का अब फिर से गाड़ी की लालच में झगड़ा करेगा। उस दिन भी बेस्ट कार की लालच में उनके साथ झगड़ा करने पर तुला हुआ था, पर किसी ने उसके साथ झगड़ा नहीं किया, पर आज लगता है इसे कार जरूर मिलेगा और ये लड़का 7वें आसमान के ऊपर ही उड़ जाएगा। बाकी सबको हंसी आ रही थी, तभी आकाश और आदित्य जल्दी आकर नियति और जय के पास बैठ गए। ये देखकर नियति की आंखें छोटी हो गई। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर और दोनों आकाश और आदित्य हैं। फिर नियति की कान के पास जाकर बोला, ये दोनों बाकियों की तरह नहीं है। बुआ जी की फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, तुम इनसे आराम से बात कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नियति रिलैक्स हो गई। वैसे भी उसे बस इतना पता था कि ये दोनों उसकी मतलब नियति की बुआ जी की फैमिली है। उसने ज्यादा नहीं सोचा था, फिर वो याद करने लगी, शायद नियति की यादों में इनका कुछ मेमोरी मिल जाए। थोड़ी देर याद करने के बाद उसे पता चल गया था कि नियति इससे कुछ दिन बाद वापस आई थी, इसलिए वो कभी इनसे मिल नहीं पाई थी। और 8 महीने बाद जब संग्राम जी और चंद्रिका जी इंडिया वापस आ रहे थे अपनी बिजनेस सेटल करने, तब इनके कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में दोनों ही मारे गए। इसलिए कौशल्या जी, ब्रिजेश जी और आदित्य आकाश बस यहाँ आए। संस्कार के 2 दिन बाद यहाँ से वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। इंडिया ने उन्हें इतना गहरा जख्म दिया था कि वो उससे कभी उभर ही नहीं पाए। उन्होंने इंडिया में बिजनेस सेटल करने का आइडिया ही छोड़ दिया और वो वापस कभी इंडिया नहीं आए। संग्राम जी और चंद्रिका जी भी अपने बेटे और बहू की चले जाने की गम से बीमार रहने लगे थे और इस बीच आकाश जो सिर्फ 22 साल का था, उसे सब कुछ संभालना पड़ा। नियति अपनी सोच से आदित्य की आवाज से बाहर आए, क्या हुआ सिस्टर, तुम क्या सोचने में इतना खो गई थी? आदित्य ने पूछा तो नियति सिर हिलाकर बोली, कुछ नहीं। फिर नियति ने उन दोनों को देखा, फिर संग्राम जी और चंद्रिका जी को देखकर आह भरा। हाय, यहाँ इस घर में हर अच्छे इंसान की डेथ एक ट्रेजेडी से कम नहीं है। तभी आकाश बोला, प्रिंसेस मैं तुम्हारा भाई आकाश हूँ, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर आकाश ने 2 टिकट और एक बैंक कार्ड निकालकर नियति को दे दिया। नियति ने उस कार्ड को देखा और पोलाइट वे में बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा, ये तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से गिफ्ट है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, पर मैं जल्दी में कुछ और गिफ्ट नहीं ला पाया। नियति की मुंह से आपने लिए भाई सुनकर आकाश को बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक उसे कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ था। रूही और कश्वी भी उसे भाई बुलाती थी, पर उसे कभी इतनी खुशी नहीं मिली। उल्टा उसे तो दोनों की नौटंकी से इरिटेशन होती थी। नेहा ने कभी उसे भाई ही नहीं बुलाया, क्योंकि नेहा उसे पसंद करती थी और इस वक्त वो जलन से सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी आकाश नियति की इतने क्लोज जाए। अगर ऐसा हुआ तो आगे चलकर नियति उनकी रिश्ते को बिगाड़ सकती थी। नेहा हमेशा से आकाश से शादी करने का सपना देखती थी, जबकि आकाश तो उसे घास भी नहीं डालता था। तभी जय ने उस कार्ड को उसके हाथ से छीन लिया और नियति के हाथ में रख दिया और बोला, रख लो लिटिल सिस्टर, इसके पास बहुत पैसे हैं। फिर उस टिकट पास को देखकर बोला, ये इंटरनेशनल रेसिंग की टिकट है जो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फिर नियति को देखकर बोला, लिटिल सिस्टर रेस तो 20 दिन बाद है ना, क्या अभी से टिकट मिल रहा है? नियति ने सिर हिला दिया और बोली, हाँ अभी से पास इश्यू हो गया है, क्योंकि बाद में टिकट अवेलेबल नहीं रहेंगे। खास करके बाहर के लोग अभी से टिकट ले लेते हैं, वरना 15 दिन पहले भी टिकट नहीं मिलेगा। ओहो, तो ऐसी बात है। वही मैं सोचूं कि मुझे टिकट कभी भी क्यों नहीं मिलता है। वहीं आकाश और आदित्य हैरान थे, ये जय नियति से क्यों ये सब पूछ रहा है? तुम प्रिंसेस से क्यों पूछ रहे हो? आकाश असमंजस में बोला।
तो जय हंसते हुए बोला, आरे में तो तुम दोनों को बताना भूल ही गया, नियति हमारी बहन यही इंटरनेशनल रेसर निया है। क्या? जय की बात सुनकर दोनों के मुंह से बस यही निकला। बाकी सब भी हद से ज्यादा हैरान थे। रॉय फैमिली में सबने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिला दिया। वहीं करुणा जी और उनकी फैमिली हैरान थे। एक तो करुणा जी की सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, ऊपर से नियति और जय ने उनकी इंसल्ट की, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और अब वो एक और इतनी बड़ी आइडेंटिटी बोल रहे हैं, फिर भी उसके झूठ पर सब चुप है। क्या सबका दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने सबको देखा जो नियति और जय की तरफ देख रहे थे। सबने उन्हें और उनकी सवालों को ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो कोई हवा हो। क्या तुम सच कह रहे हो नियति निया है? हाँ, वैसे नाम तो सिमिलर है, आदित्य सोचते हुए बोला। तो जय बोला, सिर्फ इतना ही नहीं, लेमिस ब्रांड जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है उसे भी नियति ने ही क्रिएट किया है। और नियति ही मिस्ट्रीज क्वीन लेमी है, जिनसे डिजाइन बनवाने के लिए टॉप फैमिली और रॉयल फैमिली के लोग भी महीनों इंतजार करते हैं। जय की बात सुनकर आदित्य और आकाश दोनों का मुंह टू खुला का खुला ही रह गया। उनकी छोटी बहन इतनी कम एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बाकी सब भी उनकी तरह ही हैरान थे, सिर्फ फैमिली के लोगों को छोड़कर जिन्हें सच्चाई पहले से पता थी। वहीं नेहा और रूही ने गुस्से और जलन से मुठिया कस लिया। काशबी का भी यही हाल था। क्यों नियति की सब इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? उसे बस कुछ डिजाइन आती है और वर्ल्ड वाइड कंपनी भी उसने पैसों का यूज करके बनाया होगा। किसे पता है कि इसमें सच क्या है? क्या वो निक और बाकी दोस्तों के बातों पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? वहीं अब करुणा जी से रहा नहीं गया। झरना जी ने राजीव जी को देखा जो उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर रहे थे। शंभूनाथ जी भी नियति को आंखें छोटी करके देख रहे थे। नियति अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर थी और ये बात उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो विश्वनाथ जी के जरिए और भी बिजनेस में पैर पसारना चाहते थे। पर क्या होगा अगर नियति ने बिजनेस ज्वाइन किया तो? क्या वो उन्हें प्रोजेक्ट में कभी पार्टनरशिप देगी? करुणा जी बोली, भाई साहब, भाभी, ये जय क्या कहे जा रहा है? विपुल ये सब झूठ बोल रहे हैं और तुम लोग उन्हें रोक भी नहीं रहे हो। हमारे घर के बच्चे ही अगर झूठ बोलने लगे तो क्या पता वो बाहर जाकर भी झूठ बोले। तो क्या तुम सबने सोचा है हमारी शेखावत खानदान की कितनी बदनामी होगी? उनकी बात सुनकर विपुल जी बिना भाव के बोले, जय कोई झूठ नहीं बोल रहा है। उसने अभी जो भी कहा सच कहा। वर्ल्ड वाइड कंपनी, लेमिस ब्रांड सब नियति का है और नियति सच में एक इंटरनेशनल रेसर है। विपुल जी की आवाज में थोड़ा गर्व भी झलक रहा था। आखिरकार ये उनकी बेटी थी जो इतना काबिल थी। उनकी प्राउड भरे स्वर सुनकर रूही को बहुत असहज महसूस हो रहा था, नफरत भी हो रही थी। वहीं करुणा जी तो स्तब्ध थे। क्या सच में इस लड़की की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है? झरना जी, राजीव जी, करण और काशबी सबका हैरानी से मुंह खुला हुआ था। वहीं शंभूनाथ जी भी ये सच है जानकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। 8 हैरानी, महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है। उसने अभी जो भी कहा सच कहा। वर्ल्ड वाइड कंपनी, लिमिस ब्रांड सब नियति का है और नियति सच में एक इंटरनेशनल रेसर है। विपुल जी की आवाज में थोड़ा गर्व भी झलक रहा था। आखिरकार ये उनकी बेटी थी जो इतना काबिल थी। उनकी प्राउड भरे स्वर सुनकर रूही को बहुत असहज महसूस हो रहा था, नफरत भी हो रही थी। वहीं करुणा जी तो स्तब्ध थे। क्या सच में इस लड़की की इतनी बड़ी आइडेंटिटी है? झरना जी, राजीव जी, करण और काशबी सबका हैरानी से मुंह खुला हुआ था। वहीं शंभूनाथ जी भी ये सच है जानकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। अब आगे। वहीं बाकी सब बुआ जी की फैमिली में खुश थे कि एटलीस्ट नियति इतनी काबिल है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदित्य नियति की हाथ पकड़कर बोला, अरे वाह मेरी प्यारी बहन, कितनी ज्यादा टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग है। आदित्य की तो आंखें चमक रही थी अपनी बहन की इतनी सारी टैलेंट के बारे में सुनकर। वहीं आकाश भी हैरान था। उसने ये 2 टिकट आदित्य के कहने पर लिया था। वो चाहता था वो दोनों रेस देखने जाए, पर यहाँ आने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो इस टिकट को अपनी प्यारी बहन को देगा ताकि वो जाकर रेस एंजॉय कर सके। पर अब जाकर उसे पता चल रहा था कि उसकी बहन को तो इस टिकट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी बहन तो खुद रेसिंग की दुनिया की गॉडेस है, तो भला उसे इन टिकट की क्या जरूरत है। वो तो शायद खुद इस रेस में फिर से एक बार चैंपियनशिप जीतने के लिए उतरने वाली है। आकाश हंसते हुए बोला, तो मेरी प्रिंसेस को इस टिकट की जरूरत ही नहीं है। क्या तुम इस बार भी चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाली हो? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, है, मैं इस साल भी कम्पीट करने वाली हूँ। नियति को इस रेस में दुनिया के सामने आने का शौक नहीं था,
पर उसने किसी से बेट लगाया था, अगर उसमें हिम्मत है तो वो 5 सालों में उससे ट्रॉफी लेकर दिखाए। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो फिर हम सब भी तुम्हारी रेस देखने आएंगे। आखिरकार हमारी बहन इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेसर है, तो हम सबका तो चीयर करना बनता है। इतना कहकर उसने जय के हाथ से टिकट छीन लिया और बोला, ये मेरा है, मैं और भाई आएंगे। भाई आप डैड, मोम, दादाजी, दादी माँ के लिए टिकट अरेंज कर दीजिए। वहीं जय तो आदित्य को गुस्से से देख रहा था। वो गुस्से से बोला, मुझे भी टिकट की जरूरत नहीं है, मेरी लिटिल सिस्टर मेरे लिए टिकट ला देगी। तुम अपने टिकट अपने पास रखो। फिर डेविल स्माइल करके बोला, वेस ने तो अपनी बहन के साथ पहले ही रेस देखने गई थी, और मैंने लिटिल सिस्टर की कार में उसके साथ राइड भी एंजॉय किया है। उसकी बात सुनकर आदित्य ने जलन से उसे देखा और नियति की हाथ को सहलाते हुए बोला, बहन क्या तुम मुझे भी अपने सुपर कार में राइड पर ले जाओगी? नियति को उसका पप्पी फेस देखकर हंसी आ रही थी, फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य ने थोड़े घमंड से जय को देखा, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। ये देखकर जय सच में चिढ़ गया और बोला, पहले आओ पहले पाओ, मैं तुम्हें अपनी बहन की गाड़ी में बैठने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने मुंह बना लिया और बोला, तुमसे पूछ भी कौन रहा है, मैं तो अपनी बहन से पूछ रही थी। वहीं करुणा जी और बाकी सबको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सबने उन्हें इग्नोर कर दिया था। वहीं रूही और काशबी को जलन हो रही थी, वो भी तो इनकी बहन है। फिर भी आज तक आकाश और आदित्य ने उन्हें तो कभी कुछ नहीं दिया, फिर नियति के लिए इन दोनों के दिल में इतना प्यार क्यों है? हाँ, हम सब भी जाएंगे इस बार अपनी पोती के लिए सेलिब्रेट करने, कौशल्या जी ने कहा। और नियति से बोली, नियति बच्चा क्या आप हमसे भी नाराज है? आप हमसे नहीं मिली? नियति ने उन्हें देखा और स्माइल करने की कोशिश की, फिर बोली, भाई आपको टिकट अरेंज करने की जरूरत नहीं है, उसे मेरी एसोसिएशन दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए मेरी फैमिली की किसी भी मेंबर को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस वहां मेरा नाम बोलना है, वो आपको खुद आकर ले जाएंगे। नियति की बात सुनकर बुआ जी, ब्रिजेश जी और बाकी सबको किसी महसूस हुई कि नियति उन्हें भी फैमिली मानती है। पर वहीं विपुल जी और शिखा जी की आंखों में आंसू थे, उनकी बेटी उन्हें तो फैमिली नहीं मानती। नियति उठी और बुआ जी के पास चली गई और झुककर उनकी पैर छू लिए। ये देखकर सबको हैरानी हो रही थी, अभी तो ये लड़की करुणा जी को उनकी औकात दिखा रही थी, फिर अभी कैसे बुआ जी की पैर छू रही है? वहीं बुआ जी ने नियति को गले लगा लिया, नहीं बच्चा, बेटियां पैर छूती अच्छी नहीं लगती है। नियति ने फिर ब्रिजेश जी और कौशल्या जी, फिर चंद्रिका जी की भी पैर छुए। सब नियति को देख खुश थे और समझ गए थे कि नियति को जैसा को तैसा बोलना अच्छी तरह से आता है। सबने नियति को गले से लगाया। चंद्रिका जी तो एक बेटी पाकर बहुत खुश थी। उद्धरण चिन्ह। ये बात करुणा जी और उनकी फैमिली को किसी थापड़ की तरह लगी। तभी स्टाफ ने आकर उन्हें बुलाया, क्योंकि पंडित जी पूजा के लिए सबको बुला रहे थे। सब मंदिर की तरफ चले गए। वहीं नियति और जय वहां से नहीं उठे। विपुल जी और शिखा जी ने नियति को आज से देखा। विपुल जी हिम्मत करके बोले, नियति बच्चा तुम भी चलो, पूजा शुरू होने वाली है। शिखा जी भी बोली, हाँ नियति, तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, तुम इसी कपड़े में चलना है तो चलो। उनकी बात सुनकर नियति ठंडी स्माइल करके बोली, है इस पूजा में इतना भी क्या खास है साल तो ये पूजा होती ही है ना, वो भी नियति के बिना, तो अब मेरी रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी मनहूस बेटी तो है ना आपके साथ, फिर आपको मेरी याद कैसे आ गई मिस्टर एंड मिसेस शेखावत? नियति की बात सुनकर विपुल जी और शिखा जी की आंखों से आंसू बह गए। रूही तो खुद के लिए ये बार बार मनहूस सुनकर नफरत से जल रही थी। नियति तुम बार बार मुझे मनहूस क्यों कह रही हो? जो भी हुआ था मोम के साथ, उसमें मेरी क्या गलती? और आज मोम डैड के लिए कितना खास दिन है, फिर तुम उनके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? वो तो तुम्हें कितने प्यार से बुला रहे थे, फिर तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? रूही को रोता देख अमृत और अर्जित को अच्छा नहीं लगा। झरना जी भी बोली, देखा इसने फिर से रूही को रुलाया। तभी राजीव ने उनकी हाथ को पकड़ लिया और उन्हें घूर कर देखा, इसलिए उनकी बाकी की बातें उनके गले ही अटक गई। वो कैसे भूल गए कि इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है? ये लड़की किसी शैतान से कम नहीं है। अगर इसे अभी गुस्सा दिलाया तो ये कहीं सच में उन्हें कंगाल ना बना दे। अगर ऐसा हुआ तो वो रास्ते पर कटोरा पकड़कर भीख मांगते हुए कैसे दिखेगी? धूप में उनका स्किन कोयला जैसा हो जाएगा, उनके दोनों हाथ पत्थर जैसे हो जाएंगे, उनके पैर छिल जाएंगे। झरना जी अभी से अपनी उस हालत को इमेजिन कर रही थी। फिर उन्होंने जोर से ना में सिर हिलाया और होश में आकर अपने हाथ, पैर, फिर गाल को टच करके देखा।
अच्छा हुआ ये सब बस एक सपना था। उन्होंने आपने सामने खड़ी शैतान को देखा और चुप हो गई। अब वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी नियति बोली, ओहो, अगर आप सब मुझे पूजा में आने के लिए इतना कह रहे हैं तो फिर। इतना कहकर वो खड़ी हो गई और बोली, लेट्स गो। नियति की बात सुनकर विपुल जी और सीखा जी खुश हो गए। उन्हें लगा कम से कम नियति पूजा में जाने के लिए तो मान गई। वहीं रूही ने गुस्से से मुठिया कस लिया। अमृत और अर्जित उसकी आंसू पोंछ रहे थे और सीखा जी ने भी उसकी हाथ पकड़कर उसे रोने के लिए मना किया। पर उसके दिल में नफरत और बेचैनी थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे एक बार भी नहीं देखा। क्या उसके डैड और मोम अब दोनों ही उससे ज्यादा नियति से प्यार करने लगे हैं? नियति जाते हुए मन ही मन बोली, बेचारी रूही, तुम कितना रोने वाली हो। एक्टिंग करके मुझे भी देखना है। धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन जाएगा। मिस्टर विपुल शेखावत, मिसेस सीखा शेखावत, चू चू चू, तुम दोनों ने मुझे नहीं बुलाया, खुद की बर्बादी को बुलाया है। सब घर की मंदिर में पहुंच गए, जहां अच्छे से सजाया गया था। जय भी नियति के साथ जा रहा था। जब सब मंदिर पर पहुंचे तो नियति थोड़ी दूर दीवार से टिककर खड़ी हो गई। जय भी उसके पास खड़ा हो गया। आकाश और आदित्य भी वहीं पास में बैठ गए, क्योंकि कौशल्या जी ने उन्हें बैठने को बोला था। पर नियति को किसी ने कुछ नहीं कहा। विपुल जी और सीखा जी चाहते थे नियति उनके पास बैठे, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। उन्हें पता नहीं था कि नियति कब गुस्सा हो जाए। नियति यहाँ आई, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें तो भरोसा नहीं था कि नियति आएगी। वहीं पंडित जी ने जब नियति को देखा, वो बोले, बेटा, ऐसी पूजा में काले कपड़े पहनना अच्छा नहीं है, ये शुभ नहीं होता है। उनकी बात सुनकर नियति व्यंग्यात्मक स्माइल करते हुए बोली, पंडित जी, क्या भगवान ने कहा है काला कपड़ा पहनना अशुभ है? अगर अशुभ है भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। लोग अपनी बर्बादी को खुद ही बुलाते हैं, ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। इन दोनों ने खुद ही मुझे इनवाइट किया था, तो मेरा तो आना बनता है ना। इस घर में तो बहुत सारे मनहूस लोग हैं जो इस पूजा में बैठे हुए हैं। इस काले कपड़े से तो कुछ नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर रूही और नेहा ने दांत पीस लिया। वहीं बाकी सब नियति को देख रहे थे। उस पंडित जी ने आपने सामने गुरुजी को देखा, जो शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति पर जलाभिषेक कर रहे थे। गुरुजी ने अर्पण करके मुड़कर नियति को देखा। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वो नियति को देखते हुए बोले, बिल्कुल बच्चा, हर एक रंग को भगवान ने बनाया है, कोई भी रंग शुभ और अशुभ नहीं होता। ये आपकी भावना पर निर्भर करता है। अच्छा सोचो तो अच्छा, बुरा सोचो तो बुरा। और महादेव ने तुम्हें एक मौका दिया है बच्चा, क्योंकि तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया। और जिसके लिए तुम बनी हो, तुम उसके लिए ही यहाँ आए हो बेटा। तुम उसकी नियति हो, जिस वजह से तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ खींच लाए। और अभी भी तुम बहुत लोगों की आशा हो बच्चा, और इस आश को कभी टूटने मत देना। उन सबको बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है बच्चा। नियति हैरान थी, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं? ये बातें उससे इतना रिलेट क्यों लग रहा है? क्या इन्हें उसके बारे में कुछ पता है? और किसकी नियति मुझे खींच लाए है और किसके नियति में मैं हूँ? उन सबको बचाना नियति हैरान थी। अभी तो वो बस मासूम बच्चों को बचा रही है। क्या ये गुरुजी सच में सब देख सकते हैं? फिर उसने सिर झटक दिया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं बाकी किसी को गुरुजी की कुछ भी बातें समझ नहीं आया, पर सबको पता था कि गुरुजी अतीत भविष्य सब बता आते हैं। पार्वती जी पूछना चाहते थे कि उनके कहने का मतलब क्या है, पर उससे पहले ही गुरुजी ने आंखें बंद कर दिया और बोले, पूजा आरंभ करो। उन्हें देखकर फिर विश्वनाथ जी और पार्वती जी ने कुछ नहीं पूछा। पार्वती जी ने सोचा बाद में गुरुजी के जाने से पहले कुछ नहीं बदली। राजस्थान एयरपोर्ट। सुबह सुबह एक प्लेन यहाँ लैंड करती है और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर ही लड़की बाहर निकलती है। फाइनली 3 साल बाद मैं वापस से अपने लोगों के पास आ गई। ये कहते हुए वो एक गहरी सांस लेती है और अपने मास्क को हटाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इनायत होती है। वो जल्दी से अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और एक लग्जरी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही एक और जेट वहां लैंड होती है। उसके लैंड होते ही एयरपोर्ट पुलिस और सुरक्षा कर्मियों से घिर जाता है। हर तरफ से लोगों को साइड में किया जा रहा था। एक बड़ी सी पुलिस की लाइन, जो अपने हाथों में बंदूक लिए हुए थे, वो उस जेट तक लग जाते हैं। वहीं जेट के अंदर से एक लड़की बाहर आती है, जिसने मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मा। उसके नीचे आते ही सभी पुलिस वाले उसे सैल्यूट करते हैं और उसे चलने का इशारा करते हैं। वो लड़की पूरे एटीट्यूड के साथ उनके बीच से चल पड़ती है। वो चलते हुए उनसे बातें भी कर रही थी। देखो, इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है, आप लोग एकदम रेडी रहना।
मेरे लोग उसके हर एक मूव पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही हमें उसके असली इरादे के बारे में पता चलता है, हम आप लोगों को अलर्ट कर देंगे। याद रहे, उससे तनिक भी शक नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो लड़की उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। इधर इनायत की गाड़ी आकर सीधे हवेली के बाहर रुकती है। वो जल्दी से बाहर आती है और सामने की हवेली को देखती है। ओह माय गॉड, मेरी फैमिली को यहाँ आना जरूरी था क्या? अब मैं क्या करूँ? यहाँ के कपड़े, वो तो मुझे और भी फिटिंग नहीं आएंगे, ऊपर से भरी भारी गोल्ड की ज्वेलरी। वो मन मारकर हवेली के अंदर चल पड़ती है। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, वैसे वैसे सभी लोग अपना अपना सिर झुकाते जा रहे थे। वो काफी एटीट्यूड से सबको इग्नोर करते हुए जा रही थी। वो हवेली के चौखट पर आकर एक प्यारी सी आवाज लगाती है, दादी दादू, मॉम डैड भाई, कहाँ ही आप, देखो मैं आ गई। इतने में पूरी फैमिली हॉल में आ जाती है और सामने इनायत को देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इन्नू, तुम कब वापस आई बेटा? तुम तो एक सप्ताह बाद आने वाली थी ना? दादी पूछती है। नहीं, वो तो मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, बस इसलिए ऐसा किया। क्या मेरे आने से आप लोग खुश नहीं हो? इनायत पूछती है। अरे ये किसने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं? हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट हमारी खुशी आज डबल हो गई, राधा जी कहती है। मतलब मॉम? इनायत पूछती है। बेचारी को कोई अंदर आने के लिए भी नहीं कह रहा है। मतलब ये कि हमें खबर मिली है आज तुम्हारी बहन और इस पैलेस की छोटी राजकुमारी एहसास भी वापस आ रही है। राधा जी कहती है। सच? येसु वापस आ रही है हम सबके साथ रहने के लिए? ओह माय गॉड, मतलब मेरा आना सफल हो गया। अब मैं अपनी बहन से दोबारा मिल पाऊंगी। अब तो मैं घर के अंदर तभी आऊंगी जब येसु वापस आएगी। ये कहते हुए इनायत जल्दी से अपने लगेज के ऊपर बैठ जाती है। उसके हरकत को देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतनी बड़ी हो गई, कुछ दिनों में ससुराल चली जाएगी, लेकिन बचपना अब तक नहीं गया। दादी कहती है। दादी प्लीज, अभी मुझे ससुराल जाने की कोई जल्दी नहीं है। अभी मुझे मेरे बहन के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। पूरे 21 साल की कसर निकालनी है उसके साथ। इनायत कहती है। लगभग 1 घंटे बाद एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से अर्जुन जी बाहर निकलते हैं। अब सबकी नजरें उनके ऊपर टिक जाती है, यहाँ तक कि मेड सर्वेंट और बॉडीगार्ड के भी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर उनकी छोटी राजकुमारी असल में दिखती कैसी है। अर्जुन जी अपना हाथ आगे करते हैं तो एक सुंदर सी हाथ उनके हाथों पर आ जाता है। वो उसे कसके थाम लेते हैं और फिर तुरंत ही एक लड़की जो इतनी खूबसूरत थी, जैसे कि वो कोई पारियों की रानी या फिर कोई डायमंड क्वीन हो, लंबे बाल, गुलाबी होठ, पर्पल आंखें, फेयर स्किन, उसे देखते ही सभी अपनी होश खो बैठते हैं। ओह माय गॉड, ये कौन है? सबके मुंह से बस यही निकलता है, येसु आराम से बेटा, अर्जुन के कहते हैं। वो लड़की यानी कि एहसास बस हाँ में सिर हिलाती है और उनके साथ आगे बढ़ जाती है। सभी लोग उसके ऊपर फूलों की बारिश करने लगते हैं। वो अर्जुन जी कर साथ जाकर दरवाजे पर खड़ी होती है। इनायत को अभी उसकी खूबसूरती में खोई हुई थी, तुरंत होश में आती है और खड़ी होते हुए कहती है, ताऊ जी ये लड़की कौन है और आप इसे लेकर हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप किसी और लड़की को लेकर आएंगे और कहेंगे कि वो हमारी येसु है तो हम मान लेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझे? तो इससे पहले कि ताई जी आपको डाइवोर्स दें, चुपचाप बता दीजिए ये कौन है। उसकी बातें सुनकर अर्जुन जी मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, इन्नू बेटा ये आपकी बहन ही है, एहसास राठौर। समझी, जैसे आप इतने सालों बाद इतनी खूबसूरत हो गई है, ठीक वैसे ही ये भी हो गई है। समझी? वॉट, ये येसु है, हमारी येसु? ओह माय गॉड, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा, इनायत कहती है और फिर खुशी से उछलते हुए एहसास के गले लगा लेती है। एहसास, जिसका ध्यान उसके तरफ नहीं था, वो तुरंत उसके गले को पकड़ लेती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। आह, येसु क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, इनायत कहती है। छोड़ दूं ताकि आप मुझे मार डालो, एहसास गुस्से से कहती है। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए सभी सन्न हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो येसु? मैं भला तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? इनायत कहती है। अच्छा, तो ऐसे बंदरों जैसे उछलते हुए कौन गले लगाता है? अभी अगर मैं आपको नहीं पकड़ती और नीचे गिर जाती तो मेरा काम तो यही खत्म हो जाता, एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर जहां सभी हैरान थे, वहीं किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। सही कहते हैं लोग, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, जैसे कि हमारी येसु, ये आज भी वैसे ही है जैसे 3 साल पहले थी। और बिल्कुल सही कहा उसने।
ऐसे बंदरों के जैसे उछलोगी तो तुम दोनों की हड्डी पसली दोनों टूट जाएगी। फिर पूरी जिंदगी हमें तुम दोनों की भार उठानी पड़ेगी। पीछे से इतिश हंसते हुए कहता है। वो धीरे से एहसास के पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है, आई मिस योर यीशु। अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। एहसास भी उसे गले से लगा लेती है। चलो चलो, बहुत हुई हंसी मजाक, अब अंदर आओ, दादी कहती है। राधा जी जल्दी से आगे आकर आरती की थाली लेती है और इनायत ले लिया आरती उतारती है। वो आरती की थाली वापस दे देती है और इनायत के अंदर बुलाती है। भाभी, आप यीशु ले लिया, आरती नहीं करेगी? अर्जुन जी पूछते हैं। बिल्कुल भी नहीं, राधा जी बिना किसी भाव के कहती है। मुझे छूने का हक सिर्फ उसे है। भाभी, आप हमारी आरती नहीं करेगी? अर्जुन जी पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आप लोगों की आरती नहीं करूंगी। राधा जी कहती है। लेकिन क्यों? अर्जुन जी हैरानी से पूछते हैं। क्योंकि आज आरती करने का हक उसे है जिसकी बेटी आज सालों बाद घर आई है। भला मैं वो हक कैसे ले सकती हूँ? राधा जी कहती है। एली, एली, जल्दी से इधर आओ, देखो कौन आया है। राधा जी आवाज लगाते हुए कहती है। तभी एक औरत जो दिखने एकदम खूबसूरत लग रही थी, राजस्थानी साड़ी और गहने, वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कौन आया है दीदी? एलिना जी आते हुए पूछती है। तुम खुद ही देख लो, राधा जी कहती है और सामने से हट जाती है। एलिना जी कंफ्यूज होकर सामने देखती है। जैसे ही उनकी नजर एहसास पर पड़ती है, उनके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। मेरी बच्ची, मेरी यीशु, वो रोते हुए उन्हें गले से लगा लेती है। एहसास बिना किसी भाव के उनके गले लगी रहती है। असल में अभी भी उसके अंदर इस घर में अपने भाई बहनों के अलावा किसी के लायक कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन अपने वादे के मुताबिक वो लौटकर इस घर में आ गई थी। एलिना जी उससे अलग होती है और आरती की थाली लेकर उसकी आरती उतारती है। साथ ही गृह प्रवेश की सारी रस्में करती है। एहसास बिना किसी भाव के सब करती जा रही थी। वो हॉल में आती है और सबके पैर छूती है और फिर एक जगह पर बैठ जाती है। इतने में नौकर उसके सारे सामान को हॉल में रख देते हैं। वो अपनी जगह से उठती है और एक एक करके सबको उनका गिफ्ट देती है। फिर वो एलिना की तरफ देखती है और उन्हें भी गिफ्ट देती है। एलिना जी तो बस उसके चेहरे को ही देख रही थी और उनके मन में कुछ चल रहा था। सबको गिफ्ट देने के बाद एहसास की नजरें अभी भी किसी को तलाश रही थी। ये देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी नानी तीरथ करने गई हैं और आर्या तुमसे नाराज है। एहसास बस हाँ में सिर हिला देती है और एक बाइक से लेकर सीधे हेड नौकरानी के पास जाती है। आंटी, इसमें आप लोगों के लिए गिफ्ट है। वो बैग उन्हें देकर वहां से वापस चली आती है। इनायत भी अपना गिफ्ट सबको दे रही थी। यीशु, ये गिफ्ट स्पेशल मैंने तेरे लिए एब्रॉड से लाया है, आई होप तुझे पसंद आएगी, इनायत कहती है। वो बस हाँ में सिर हिला देती है। फिर एक एक करके सभी लोग एहसास को गिफ्ट देते हैं। अब बेचारी पूरी तरह से गिफ्ट से भर चुकी थी। ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह सिर्फ गिफ्ट जी गिफ्ट भरी हुई थी। वो ये सब देखकर अपना एक होठ बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। एली बहू, तुम यीशु को उसके कमरे में ले जाओ, उसे थोड़ी देर आराम करने दो, फिर तो लड़के वाले आने वाले हैं इन्नू को देखने, इसे भी अपनी बहन के साथ रहना है। दादाजी कहते हैं, लेकिन पापा, आप इन्नू की शादी के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? अर्जुन जी कहते हैं, अरे भाई, हम जल्दी कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस उनकी सगाई करवाना चाह रहे हैं और फिर कुछ महीनों के बाद उनकी शादी। अब क्या करे, लड़का विदेश में रहता है ना। दादाजी कहते हैं। एहसास चुपचाप एलिना जी के साथ ऊपर की तरफ चल पड़ती है। यीशु, ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम तुम्हें लेने आएंगे। जब लड़के वाले आएंगे तो एलिना जी कहती है। एहसास चुपचाप सिर हिलाती है और रूम के अंदर चली जाती है। वो अंदर से रूम को लॉक करके सीधे बाथरूम में जाती है और अपने रिस्ट वॉच में कुछ करती है और फिर कहती है, पता नहीं क्या होगा आगे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक बड़े से ऑफिस जिसका नाम था सेंसेशन ग्रुप ऑफ कंपनी। इस कंपनी का मालिक काफी रूड बिहेवियर वाला है। पूरी मुंबई तो क्या यूं कहें कि विदेश में भी लोग इसके नाम से खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि 3 साल पहले इसने एक पूरी फैमिली को एक झटके में खत्म कर दिया, वो भी अकेले। ऑफिस के अंदर बैठा वो शख्स लगातार अपने आप को काम में डूबा दिया था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल, सुनहरी आंखें, थरी पेस में ये बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। उसी वक्त उसके केबिन में एक लड़की आती है, जिसने एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी, आंखों में काजल, पैरों में हील्स।
वो बड़ी अदा से अंदर आती है और सीधे उस शख्स के सीने पर हाथ घुमा देती है। जैसे ही उस शख्स को ये महसूस होता है तो उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती है। उसके हाथों का नस फूलने लगता है और वो एक झटके से उस लड़की को झटककर जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही उस लड़की के मुंह से एक आह निकल जाती है, लेकिन वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपने सीने से लेकर मिड एरिया तक घुमाने लगती है। वो शख्स उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर वो खड़ी होती है और दोबारा उसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो शख्स उसके बालों को पकड़कर दीवार पर दे मारता है, जिससे उस लड़की के सिर से खून बहने लगता है। वो अपने टेबल पर रखे इंटरकॉम के एक बटन को प्रेस करता है और तुरंत ही वहां कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं। ले जाओ इसे और आपस में बांट लो, काफी गर्मी है इसके अंदर। वो गार्ड उस लड़की को घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। इधर वो शख्स अपने बाथरूम में जाता है और अपने कपड़े को एक झटके में खोलकर फेंक देता है। मुझे मेरे फील के अलावा कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर वो अपने बॉडी को नोचना शुरू कर देता है। जल्दी ही उसके पहने हुए स्किन फीट पतला सा कपड़ा उसे नोचना शुरू कर देता है। कुछ ही पल में उसके सामने उसकी असली स्किन होती है, जिसके ऊपर कुछ नाखूनों के नोचने के तो कुछ होठ के निशान बने हुए थे, जो एक ताजे घाव जैसे लग रहे थे। वो शख्स उन निशानों को छूता है और कहता है, आह आई एम फीलिंग वेल। मेरे शरीर पर मेरी फील के अलावा किसी के निशान नहीं हो सकते। उसके अलावा मैंने किसी की इतना हक नहीं दिया है कि मेरे इतने करीब आ सके। इतना कहकर वो शख्स हंसने लगता है। उसकी हंसी एकदम डरावनी थी। अचानक ही उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन जो भी हो, फील आज फिर से तुम्हारे अलावा किसी और ने मेरे करीब आने की कोशिश की। इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर वो तुरंत अपने केबिन के प्राइवेट रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हवेली में शाम के वक्त एक फैमिली इनायत को देखने आई थी, जिनका बेंगलुरु में बड़ी नाम है, और इस फैमिली का नाम है शेखावत फैमिली। आज शेखावत फैमिली अपने इकलौते बेटे मधुर शेखावत के लिए इनायत को देखने आए हुए थे। इनायत उनके बीच बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अमरेंद्र अंकल, हमें आपकी पोती बहुत पसंद है, मिस्टर शेखावत कहते हैं। हमें भी मधुर बहुत पसंद है, दादू कहते हैं। तो फिर देरी किस लिए, जल्दी ये और इनकी सगाई करवा देते हैं और फिर अगले महीने इनकी शादी। आप तो जानते हैं ना, हमें अब्रॉड में सेटल हो रहे हैं, मिस्टर शेखावत कहते हैं। हाँ हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं, जरूर ऐसा ही होगा। हम इनकी सगाई की तारीख पंडित जी से पूछकर आपको बता देंगे, केशव जी कहते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसकी वक्त एहसास नीचे आती है। सभी की नजरें उसके ऊपर टिक जाती है, खासकर मधुर की। वो काफी गौर से एहसास को देखने लगता है। एहसास ने इस वक्त एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई थी, 2 छोटी बाल, पैरों में शूज। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी लड़की नहीं देखी क्या? एहसास कहती है, लेकिन उसकी बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर एहसास कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर नामे हिलाती है और सीधे अर्जुन जी के पास जाती है और उन्हें घूरते हुए कहती है, मिस्टर राठौर, मेरा भाई कहाँ है? जब से आई हूं उसकी कोई खबर नहीं। उसकी बातें सुनकर अर्जुन जी तुरंत होश में आते हैं और कहते हैं, येसु आर्य यहीं कहीं होगा। वो तुमसे नाराज है ना, इसलिए सोच रहा होगा कि तुम उससे मनाओ। नाराज है से क्या मतलब? क्या आप उसकी कोई खबर नहीं लेंगे? आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? एहसास कहती है और वहां से जाने लगती है। येसु बेटा, इनसे तो मिलकर जाओ। अर्जुन जी कहते हैं, आपके गेस्ट से ज्यादा जरूरी मेरे लिए आर्य है मिस्टर राठौर। आपके गेस्ट से तो मैं बाद में भी मिल सकती हूँ, लेकिन अगर आपने आर्य को खो दी तो दोबारा नहीं मिल सकती हूँ। एहसास जाते हुए कहती है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। वहीं मधुर के मन में कुछ और ही चल रहा था। सब गलतफहमी है। सेंसेशन ग्रुप ऑफ कंपनी, एक बहुत बड़ी डॉक्टर की टीम भागते हुए इस कंपनी के अंदर जा रही थी। सभी एम्प्लॉय ये देखकर काफी डरे हुए थे। लगता है आज फिर से बॉस ने अपने आप को टॉर्चर किया है। मुझे तो बहुत दया आती है उन्हें देखकर। वो इतने टॉल, हैंडसम और रिच है, लेकिन न जाने कौन है वो लड़की जिसके आंखों में ये सब नहीं दिख रहा है। अगर इस लड़की के जगह मैं होती तो कसम से कभी भी बॉस को नहीं छोड़ती। ऑफिस की लड़कियां आपस में बातें करने लगती है। तू सही कह रही है, लेकिन हमारी किस्मत में ये कहाँ। उधर डॉक्टर की टीम भागते हुए सीधे उस शख्स के केबिन में जाते हैं। केबिन के अंदर एक शख्स बेड पर लेटा हुआ था। उसको ऊपर बॉडी से खून गिर रहा था, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर दर्द ले लिया कोई ने निशान नहीं थी।
डॉक्टर उसके घाव को साफ करके यूज पट्टी करता है और कहता है, बॉस अब अगर ये घाव ज्यादा गहरा हुआ तो आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो शख्स उसे घूरकर देखता है। डॉक्टर बेचारा डर जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। बाहर आते ही डॉक्टर एक शख्स से टकरा जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? वो शख्स जो कि कोई और नहीं बल्कि ओरियन होता है, वो पूछता है। आज बॉस ने फिर से खुद को टॉर्चर किया था, डॉक्टर कहता है। ये बॉस पता नहीं कब समझेंगे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हमने पिछले 3 सालों में हर संभव प्रयास किया लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन बॉस मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनके सीने में दिल धड़क रहा है तो इसका मतलब कि वो जिंदा है। ये प्यार भी न सच में बड़ी अजीब चीज होती है, ओरियन कहता है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। ओरियन केबिन के अंदर जाता है और उस शख्स को देखते हुए कहता है, मिल गई तेरी आत्मा को शांति। यार तू कब समझेगा? चल मान लिया कि वो जिंदा है, लेकिन क्या तेरे ऐसे टॉर्चर करने से वो तुझे मिल जाएगी? और तुझे ये पता है न वो तेरे से नफरत करती है। तूने जो उसके साथ किया है। ओरियन अभी इतना ही बोला था कि वो शख्स बोल पड़ता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया था उसके साथ। ये बात तू भी जानता है। हाँ माना कि मैंने उसे परेशान किया लेकिन उसके साथ बुरा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। वो सब एक गलतफहमी है। ये सच नहीं है। सच क्या है तू भी अच्छे से जानता है। हाँ ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं लेकिन वो तो नहीं जानती है। न उसे तो नहीं पता है न तूने उसके साथ कुछ नहीं किया है। यूज तो यही लगता है न तूने उसके साथ वो सब किया है। तेरे वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया है। तू जानता है ना, कानों से सुनने से ज्यादा भरोसा आंखों देखा पर होता है और उसने तो वही देखा है न जो उसे दिखाया गया है। ओरियन कहता है, जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी उसकी गलतफहमी दूर करके उसे सच दिखा दूंगा। बस वो एक बार मुझे मिल जाए। तुम अभी के अभी मेरे साथ डेमन विलेज चलो, वो शख्स कहता है। लेकिन पार्थ, ओरियन ने इतना ही कहा था कि वो शख्स उसे घूर कर देखता है। सॉरी मिस्टर पार्थिक सूर्यवंशी, मैं भूल गया था कि आपको अपना पूरा नाम सुनना पसंद है न कि आधा। ओरियन हंसते हुए कहता है, जी हाँ ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पार्थिक ही था। ओरियन पार्थिक को सहारा देता है और दोनों वहां से निकलकर कहीं चले जाते हैं। इधर एहसास पूरी हवेली में घूम चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे आर्यन की कोई खबर नहीं मिली थी। वो थककर एक जगह पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आर्यन कहाँ मिल सकता है। अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए सीधे हवेली के अंदर जाती है। जाते वक्त वो न जाने कितने लोगों से टकराती है, यहाँ तक कि गर्म गर्म चाय की कप मधुर के ऊपर भी गिर जाता है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए सीधे ऊपर की तरफ जाती है। सभी उसे बस देख रहे थे। वही मधुर को काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने खुद को शांत किया हुआ था। हमारी इनायत तो जैसे उसके ऊपर चाय गिरता देख एक चैन की सांस लेती है। इधर एहसास भागते हुए सीधे अपने कमरे के जाती है। जब उसकी नजर सोफे पर सो रहे आर्यन पर जाती है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। असल में आर्यन एहसास के बाथरूम में जाने के बाद आया था और सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा था। आरू, मेरा बच्चा, ये कहते हुए एहसास उसे गले से लगा लेती है। एहसास को वो दिन याद आ रहा था जब आर्यन ने पहली बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसी दिन अर्जुन जी एक लड़की को लेकर आए थे और उसे अपनी गोदली हुई बेटी बता रहे थे, जो आर्यन को मंजूर नहीं था। इसी बात पर दोनों बाप बेटे की लड़ाई हो गई थी। एहसास के ऐसे अचानक गोल लगाने से आर्यन जाग जाता है। दीदू, आप वापस आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया, आर्यन उसे कस के हक करते हुए कहता है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेबी, एहसास कहती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आप रो क्यों रही हो? आपको क्या लगा कि आरू आपसे नाराज है? आर्यन पूछता है। एहसास हाँ में सिर हिलाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आरू सबसे नाराज हो सकता है, लेकिन अपनी दीदू से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरू अपनी दीदू से बहुत प्यार करता है। आर्यन उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, आई नो, एंड दीदू भी आरू से बहुत प्यार करती है, एहसास कहती है। अच्छा तो फिर नीचे आपने सबको गिफ्ट दिया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आर्यन पूछता है। चलो मैं आपको आपका गिफ्ट दिखाती हूँ, ये कहकर एहसास उसे अपने साथ लेकर क्लोजे में चली जाती है। वहां वो एक वार्डरोब खोलती है, आर्यन को दिखाती है। उस वार्डरोब में एक मिनी लैपटॉप, कई सारे ग्लासेस, कुछ स्केटिंग की चीजें, कैमरा और कुछ कश्मीरी चीजें। वाह, ये सब कितने सुंदर हैं। क्या ये सब मेरे लिए है? आर्यन पूछता है।
नहीं, पड़ोस में रहने वाली नजमा ताई के लिए है, एहसास कहती है। ये सुनते ही आर्यन खिलखिलाकर हंस देता है। बाय द वे थैंक यू दीदू, आपने मेरे लिए इतनी चीजें लाया। लेकिन अगर स्केटिंग की चीजें घर में किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आर्यन कहता है, आई नो, इसलिए मैंने इसे अपनी वार्डरोब में रखा है। अब आपने देख लिया तो मैं इसे कल मुंबई भिजवा दूंगी, और जब हम वहां जाएंगे तो सबसे छुपकर मैं आपको ये सब सिखा दूंगी और साथ में कुछ और भी। एहसास कहती है, यस ये बिल्कुल सही है। आर्यन खुशी से झूमते हुए कहता है। आधी रात एक सुनसान इलाके से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। 37 यीशु मिसिंग है। रात के 9 बजे एक सुनसान इलाका, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। इसी सुनसान इलाके में एक दर्दनाक चीख गूंज रही थी, जो वहां के एक डरावनी हवेली में सी आ रही थी। ये हवेली डेमन के नाम से मशहूर है। इस हवेली के राज को आज तक कोई नहीं जान पाया है, और जिसने जानी है उसने हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दी है। इस हवेली के अंदर एक अधेड़ उम्र के शख्स और एक लड़के के साथ एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। क्यों तड़पा रहे हो हमें? अगर मारना ही चाहते हो तो मार डालो, लेकिन इतनी तकलीफ तो मत दो, लड़का बोलता है। तकलीफ ना दूं? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा? तुम लोगों के कारण जो इतने सालों से मैंने दर्द झेला है उसका क्या? तुम लोगों ने मेरे अजन्मे बच्चे को छीनकर मुझे उसके सामने गलत साबित कर दिया। कैसे ना मैं तुम्हें दर्द हूं? वो शख्स जो अंधेरे में था वो कहता है। उसके आवाज में एक अजीब सी शैतानियत झलक रही थी। पार्थ, तुम मेरे साथ ऐसी नाग कर सकते? बुढ़ा आदमी कहता है। क्यों नहीं कर सकता मैं तुम लोगों के साथ ऐसा? तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण ये सब हुआ। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। अब मैं तुम्हारी बची हुई सांसें एक एक करके छीनूंगा। पार्थिक कहता है। वो अपने आदमियों को इशारा करता है। तुरंत ही एक आदमी कुछ टूल्स लेकर आता है। पार्थिक उन टूल्स में से एक स्क्रूड्राइवर निकालता है और उसे सीधे उस बूढ़े आदमी के सीने में घुसा देता है। उस आदमी की एक दर्दनाक चीखें वहां गूंज उठती है। वो इतना पर ही नहीं रुकता, तुरंत मिर्ची लेकर उसके घाव पर डाल देता है। वो बाकी यही काम दोनों के साथ करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां खड़े गार्ड एक चैन एक बार सांस लेते हैं और कहते हैं, बॉस आज भी मैडम से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके कारण उन्होंने उन्हें खो दिया। अच्छा हुआ उन्हें दुनिया के नजरों में मारा हुआ साबित करके खुद टॉर्चर कर रहे हैं। एक सप्ताह बाद आज इनायत और मधुर की सगाई होने वाली थी और पूरी फैमिली राजस्थान में आई हुई थी। ये सगाई काफी धूमधाम से होटल आयात में होने वाली थी। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। एक कमरे में किसी की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। सब कुछ रेडी है, सगाई के आड़ में सब डिलीवर हो जाना चाहिए। और हाँ, एक बार ये डिलीवरी हो जाए फिर हम सगाई करके आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। तब हमें जो भी नहीं रोक सकता है। ओके, मैं रखता हूँ, तुम तैयार रहना। इतना कहने के बाद उस कमरे से आवाज आनी बंद हो जाती है। तुरंत ही उस कमरे से एक शख्स बाहर निकलता है और दूसरे कमरे में चला जाता है, इससे बेखबर कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। उसके जाते ही, यस बॉस, काम आज ही होने वाले हैं। हाँ, हम सभी रेडी है और हमें आपके ऑर्डर का इंतजार रहेगा। इतना कहने के बाद वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। धीरे धीरे सारे मेहमान आना शुरू हो चुके थे। सगाई की सेरेमनी शुरू होने वाली थी। पंडित जी मधुर और इनायत को बुलाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद वो अंगूठी बदलने को कहते हैं। राधा जी अंगूठी लेकर आगे की तरफ बढ़कर स्टेज पर जाती है। सभी के चेहरे पर स्माइल थी सिवाय इनायत के, क्योंकि उसे ये शादी या सगाई कुछ भी मंजूर नहीं थी। मधुर अंगूठी उठाता है और इनायत को पहनाने वाला होता है कि वहां एक आवाज गूंजती है, ये सगाई नहीं हो सकती। एक पल को चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? दादू पूछते हैं। माफ करिएगा बड़े हुकुम साहब, लेकिन हमें खबर मिली है कि यहाँ सगाई के आड़ में गैर कानूनी काम हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ सर्च करने आए हैं। आई होप कि आप सभी कोऑपरेट करेंगे। पुलिस वाला कहता है। शो इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करिए, दादू कहते हैं। वहां मौजूद मीडिया वाले तुरंत सारी घटना को लाइव दिखाने लगते हैं। उन पुलिस वालों के साथ और भी लोग थे जो सर्च करने में लगे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब खुद एक एक के नाम पता सब लिख रहे थे। पूरे 3 घंटे एक बार छानबीन में वहां के सारे इलीगल चीजें सामने आ जाती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर तुरंत एक्शन लेता है और अनाउंस करता है, जो भी गद्दार है सामने आ जाओ, लेकिन कोई बाहर निकलकर नहीं आता है।
राठौर साहब, यहाँ सभी मौजूद तो है ना? कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है? क्योंकि आज यहाँ से जिंदा सिर्फ वही लोग जाएंगे जो बेगुनाह साबित होंगे, वरना सबके सब मारे जाएंगे। पुलिस ऑफिसर पूछता है। अर्जुन जी आगे आते हैं और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हैं। यहाँ सभी मौजूद तो है, लेकिन यीशु कहाँ है? अर्जुन जी परेशान होते हुए पूछते हैं। यीशु, ये सुनते ही सबको ध्यान आता है कि एहसास यहाँ नहीं है। ये यीशु कौन है मिस्टर राठौर? पुलिस ऑफिसर पूछता है। ये हमारी बेटी है, एहसास राठौर। उसका कहीं आता पता नहीं है। अर्जुन, हमारी बच्ची एलेना जी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहती है। एली, डोंट वरी, यीशु मिल जाएगी। होगी यही कहीं। उसे आए कितने दिन हुए? सिर्फ 1 सप्ताह। उसे थोड़ा टाइम दो, वो ऐसे कैसे जल्दी किसी से घुल मिल सकती है? अर्जुन जी कहते हैं। पुलिस ऑफिसर तुरंत अपने साथियों को आदेश देता है, मिस राठौर को ढूंढो। कहीं वो तो हमारी टारगेट नहीं है। सभी एहसास को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन एहसास की कोई पता नहीं मिली थी। हमारे खानदान में शेरनी पैदा हुई है। अर्जुन, यीशु मिल नहीं रही है। एलेना जी कहती है। एली, शांत हो जाओ, यीशु यहीं कहीं होगी। अर्जुन जी शांत करवाते हुए कहते हैं। मिस्टर राठौर, क्या आप अपनी बेटी की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं जिससे हम उन्हें ढूंढ पाए? इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए कहता है। यस, ये रही मेरी बेटी। अर्जुन जी अपने मोबाइल में फोटो दिखाते हुए कहते हैं। व्हाट, ये आपकी बेटी है? इंस्पेक्टर हैरानी से पूछता है। क्यों, क्या हुआ ऑफिसर? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अर्जुन के कहते हैं। ऑफिसर कुछ बोलता उससे पहले ही मधुर इनायत के गले पर चाकू लगा देता है और कहता है, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। ये कहते हुए वो पागलों के जैसे हंसने लगता है। उसके ऐसे करने से पूरी फैमिली डर जाती है। पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, लेकिन मधुर चिल्लाते हुए कहता है, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना इसे मैं जान से मार डालूंगा। तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। देखो, उसे कुछ मत करना, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ऑफिसर बोलता है। ये न्यूज़ पूरी दुनिया देख रही थी। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूं ताकि तुम लोग मुझे पकड़ लो? मधुर हंसते हुए कहता है। इधर कोई और भी था जो इनायत को इस हालत में देखकर तड़प रहा था। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो तुरंत भागते हुए नीचे की तरफ आता है और गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। इधर मधुर सबको पूरी तरह से मजबूर कर दिया था सरेंडर करने पर। सभी घुटनों के बल बैठे हुए थे। हाँ हाँ, ये देखो, ये है मेरी पावर, मधुर हंसते हुए कहता है। इधर होटल के बाहर कई सारे पुलिस वाले के साथ और भी कई सारे कमांडर मौजूद थे। मधुर इनायत के ऊपर बंदूक ट्रिगर करके उसे लेकर बाहर जा रहा था। इनायत की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। अचानक ही वहां एहसास आ जाती है। उसने पूरी तरह खुद को आर्मी के ड्रेस से कवर किया हुआ था। इस भेष में वो पूरी तरह से मिस्र लग रही थी। उसे वहां देखते ही सबको एक चैन की सांस आती है। मधुर, उसे छोड़ दो, वरना अगर उसे एक खरोच भी आए तो मैं तुम्हें जीते जी जहन्नमों की दर्शन करवा दूंगी। एहसास कहती है। ओहो, देखो तो यहाँ कौन आया है। मिस्र, तुमसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी हमें। आज हमारी तमन्ना पूरी ही गई। आज पूरी दुनिया के पता चलेगा कि कौन ज्यादा काबिल है। तुम्हारे कारण मैं आर्मी से बेदखल हो गया। तुम्हारे कारण मैं एक आतंकवादी बन गया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उस बूढ़े को दिखाऊंगा कि कौन ज्यादा काबिल है। मधुर कहता है। तुम्हारे कहने की कोई जरूरत नहीं है। कल भी तुमसे ज्यादा काबिल थी और आज भी है। पीछे से हेड ऑफिसर आते हुए कहते हैं। ओहो, तो तुम भी ओल्ड मैन यहीं मौजूद हो। अच्छी बात है, आज पता चलेगा तुम्हें कि तुमने एक बेगैरत लड़की को मेरी जगह दी। मधुर कहता है। अच्छा, तुम्हें अब भी अफसोस नहीं है कि तुमने क्या किया है? तुम्हारे कारण कितने लोगों की जान गई, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की माँ की भी जान चली गई। आज फिर से तुम यही कर रहे हो। एहसास कहती है। मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है और नहीं मैंने कुछ गलत किया है। वो बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर उस दिन तुम नहीं आए होती तो मेरी डील आसानी से हो गई होती, लेकिन तुमने आकर सब खत्म कर दिया। आज यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें वही दर्द देकर जाऊंगा जो मैंने सहा है। मधुर कहता है। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं करोगे। हम तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हैं, हेड ऑफिसर कहते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, एहसास कहती है और फिर मधुर की तरफ देखते हुए कहता है। तुम उसे मारना चाहते हो न, तो चलाओ गोली। जरा मैं भी देखूं कि किसकी गोली में कितना दम है और किसकी गोली ज्यादा तेज चलती है।
एहसास एक कदम आगे बढ़ाती हुई जा रही थी। उसके ऑरा को देखकर मधुर के चेहरे पर पसीना की बूंदें दिखाई देने लगी थी। देखो देखो, आगे मत बढ़ो, वरना मैं इसे मार डालूंगा, मधुर हकलाते हुए कहता है। तो चलाओ गोली। वैसे भी राठौर के खून में होती है कुर्बानी। क्या हुआ अगर मिस राठौर अपनी जान की कुर्बानी दे देती हैं तो? बदले में इतने लोग तो बच जाएंगे, और फिर तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? सोचो मिस्टर मधुर शेखावत, वैसे तुम्हारा गद्दार बनना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे तो खून में ही गद्दारी है। पहले तुम्हारे परदादा एक बहुत बड़े मुजरिम, उसके बाद तुम्हारे दादा मुजरिम, अव्वल दर्ज के क्रिमिनल, फिर आया तुम्हारे बाप की बारी, जिसने एक साथ दो शादी की, 2 बीवियां और 2 बेटे, और साथ में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के असली मालिक। फिर हुए तुम और तुम्हारा वो सौतेला भाई, जिसमें तुम एक देशद्रोही और तुम्हारा भाई आई जीता जागता राक्षस, जो लड़कियां कपड़े के तरह बदलता है, यहाँ तक कि वो मासूम लड़कियों तक को नहीं छोड़ता है। पहले उनका इस्तेमाल अपनी हवस को मिटाने के लिए करता है, और फिर जब वो इसके लायक नहीं रहती तो उनके अंदर ड्रग की स्मगलिंग करता है और फिर उनके ऑर्गन को बेच देता है। एम आई राइट मिस्टर शेखावत? एहसास एक कोल्ड आवाज में बोलती है। उसके इस बोल्ड अंदाज को देखकर सभी के चेहरे पर एक स्माइल होती है। ये सब तुम्हें कैसे पता है? मिस्टर शेखावत कहते हैं। मुझे तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पता है मिस्टर शेखावत। ऐसे ही मुझ सब में से के नाम से नहीं जानते हैं। आपको पता है ना, एक ऐसी चीज है जो मुश्किल से भी मुश्किल जगह पर आसानी से पास कर जाती है। एक मामूली सी होल, सिर्फ दिन के जितना, और हवा उसके अंदर जाकर अपना काम कर लेती है। ठीक वैसे ही मैं भी हूँ। मेरी नजर हमेशा से तुम्हारे ऊपर थी। मैंने तो तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब तुम पहली बार राठौर मैंशन आए थे, एक बिजनेसमैन बनकर। मैं उस दिन जानबूझकर तुम्हारे सामने आई थी। कुछ याद आया? एहसास कहती है। इसका मतलब कि तुम एहसास राठौर हो, राठौर फैमिली की छोटी बेटी। मधुर कहता है। ये सुनते ही राठौर फैमिली हैरान हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो एकदम सही है, बड़ी जल्दी पहचान लिया मुझे। एहसास कहती है। तुम्हारे फैमिली के कारण मैंने बहुत कुछ खो दिया। आज मैं इसे मारकर तुम्हें एक दर्द दूंगा। मधुर कहता है। बात तो तुम सही कह रहे हो। पहले मेरे परदादा ने तुम्हारे परदादा का काम तमाम किया, फिर मेरे दादा ने ये काम किया, फिर बारी आई मेरे बाप की, उसने भी सेम काम किया। तुम्हारे बाप का राज सबके सामने ला दिया। मिलिट्री वालों ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन मिलिट्री में शामिल एक गद्दार ने इसे दुनिया के सामने मरा हुआ साबित करके इसकी पहचान को बदल दिया। फिर बारी आई तुम्हारी और मेरी। देखो आज फिर से हम आमने सामने हैं, ठीक वैसे ही जैसे 7 साल पहले थे। एहसास कहती है। 7 साल पहले तुमने मुझे हरा दिया था, क्योंकि मेरी कमजोरी तुम्हारे हाथ में थी। लेकिन 7 साल बाद मैं तुम्हें हराऊंगा, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है। मधुर कहता है। धत, 7 साल पहले भी तुम गलत थे, और आज भी तुम गलत हो। तुम्हें लगता है ये लड़की मेरी कमजोरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आज ये मर भी जाती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुर्बानी तो हमारी खून में ही है। एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर अमरेंद्र दादू अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, वाह, ये है मेरी असली पोती। आज मुझे गर्व हो रहा है अपने आप पर कि मेरे खानदान में पहली बार एक शेरनी पैदा हुई है। यीशु, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर इस मुजरिम को पकड़ने में इनायत को कुछ हो भी जाता गई तो हम में से कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। हाँ यीशु, हम तुमसे वादा करते हैं। पूरी राठौर फैमिली एक साथ बोलती है। फिक्र मत करिए बड़े पापा, आपके हमेशा से 2 बच्चे थे और हमेशा 2 ही रहेंगे। एहसास कहती है और फिर मधुर की तरफ देखते हुए कहती है, चलो चलाओ गोली। वो एक कदम आगे बढ़ती जाती है। नहीं नहीं, तुम इस बार मुझे नहीं हरा सकती, मधुर कहता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। वहां एक जोर की आवाज होती है। सभी अपनी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। एक खून की छींटे एहसास के चेहरे पर लगी हुई थी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।